वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सटर्नल डिज़ाइन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इक्वल एक्सटर्नल डिज़ाइन। यहाँ पर हम यह देखेंगे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में एक्सटर्नल डिज़ाइन का क्या रोल है। Requirement specification is the invention and definition of the behavior of a new system solution domain such that it will produce the required effects in the problem domain. Requirement specification होता है इन्वेंशन और डेफिनेशन ऑफ द बिहेवियर किसी भी न्यू सिस्टम के लिए, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन डोमेन। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रोड्यूस करता है रिक्वायर्ड इफेक्ट्स एक प्रॉब्लम डोमेन में। ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस वन फाइंड्स द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन एज वेल एज द रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी सेटिस्फाइड इन द डोमेन टू बी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान हम फाइंड करते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन। इसके साथ साथ हम इस रिक्वायरमेंट को भी देखते हैं जो कि सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके सॉल्यूशन डोमेन में। We assume that the domain to be will include a new system to be built and other aspects of the domain may also be changed. हम यहाँ पर यह एज्यूम करते हैं कि जो डोमेन हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें इंक्लूड होगा एक नया सिस्टम जिसे बनाया जाएगा और साथ में अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डोमेन चेंज भी हो सकता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस डोमेन टू बी इंक्लूडिंग द सिस्टम to be is a typical design process. It is called external design because the system to be is considered during this process as a black box and the external environment of it is designed in a white box manner the domain to be. इस डोमेन टू बी का जो भी डिटर्मिनेशन होता है उसमें इंक्लूड होता है द सिस्टम टू बी, जो कि एक टिपिकल डिज़ाइन प्रोसेस है। इसे कहा जाता है एक्सटर्नल डिज़ाइन क्योंकि सिस्टम टू बी कंसिडर्ड होता है इस प्रोसेस के दौरान एज अ ब्लैक बॉक्स, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसे कि डिज़ाइन किया जाता है एक वाइट बॉक्स मैनर में, वही होता है डोमेन टू बी। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक है द वर्ल्ड एंड द मशीन और द प्रॉब्लम डोमेन एंड द सिस्टम। इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम डोमेन में इंक्लूडेड है डोमेन प्रॉपर्टीज़ और रिक्वायरमेंट्स, इंटरफेस में इंक्लूडेड है स्पेसिफिकेशन, सॉल्यूशन सिस्टम में इंक्लूडेड है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डोमेन प्रॉपर्टीज दीज आर एजम्पशंस अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम टू बी। जो भी आपकी डोमेन प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो एजम्पशन होते हैं अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम टू बी। वैलिडेशन क्वेश्चन, डू वी बिल्ड द राइट सिस्टम। वैलिडेशन क्वेश्चन का मतलब ये होता है क्या हम सही सिस्टम को बना रहे हैं। If the domain to be excluding the system to be has the properties D and the system to be has the property S, then the requirements R will be satisfied. D and S equal to R. यदि जो डोमेन हम बनाने जा रहे हैं जिसमें कि सिस्टम टू बी इंक्लूडेड नहीं है, मान लीजिए उसमें कोई प्रॉपर्टी D है और मान लीजिए जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ S है, तो रिक्वायरमेंट R सेटिस्फाइड हो सकते हैं। वेरिफिकेशन क्वेश्चन, डू वी बिल्ड द सिस्टम राइट। वेरिफिकेशन क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि क्या हमने सिस्टम को सही तरीके से बनाया है, क्या हमने सिस्टम को सही तरीके से बनाया। इफ़ द हार्डवेयर हैज़ द प्रॉपर्टीज़ H एंड द सॉफ्टवेयर हैज़ द प्रॉपर्टीज़ P, then the system requirements S will be satisfied. C and P is equal S. Conclusion, D and C and P is equal R. यदि हार्डवेयर में प्रॉपर्टी H है और सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी P है तो सिस्टम रिक्वायरमेंट S सेटिस्फाइड हो सकता है, जिससे C and P is equal S और कंक्लूजन में हो सकता है D and C and P is equal R। जैसे कि एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं, एग्जांपल में मान लीजिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है R, reverse thrust shall only be enabled when the aircraft is moving on running. Requirement, reverse thrust तभी इनेबल हो सकता है जब एयरक्राफ्ट रनवे पे मूविंग करेगा। डोमेन प्रॉपर्टीज D1,
डिप्लॉइंग रिवर्स थ्रस्ट इन मिड फ्लाइट हैज़ कैटास्ट्रॉफिक इफ़ेक्ट्स। जब भी हम रिवर्स थ्रस्ट को मिड फ्लाइट में अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ कैटास्ट्रॉफिक इफ़ेक्ट्स होंगे। D2 व्हील पुल्स आर ऑन इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हील्स आर टर्निंग। डोमेन प्रॉपर्टी सेकंड D2 क्या है कि व्हील पल्सेस ऑन होंगे तभी जब व्हील्स आर टर्निंग होंगे। D3 व्हील्स आर टर्निंग इफ़ एंड ओनली इफ़ द प्लेन इज़ मूविंग ऑन द रनवे। डोमेन थर्ड प्रॉपर्टी जो लिया गया है एजम्पशन में वो लिए लिया गया है कि व्हील्स तभी टर्न होंगे जब प्लेन मूव होगा ऑन द रनवे। एजम्पशन D3 फॉल्स है। द एजम्पशन D3 इज फॉल्स बिकॉज द प्लेन में हाइड्रोप्लेन ऑन वेट रनवे। एजम्पशन D3 जो है वो फॉल्स है क्योंकि प्लेन आपके वेट रनवे पे भी चल सकता है। System specification S. The system shall allow reverse thrust to be enabled if and only if wheel pulses are on. System specification S में यह कहा जा रहा है कि सिस्टम को अलाउ करना होगा रिवर्स थ्रस्ट टू बी enabled if and only if wheel pulses are on. Does D1 and D2 and D3 and S equal R? क्या D1 और D2 and D3 और S equal R है? आर द डोमेन एजम्पशन D राइट? क्या डोमेन एजम्पशन D सही है? आर द रिक्वायरमेंट्स R और स्पेसिफिकेशन S व्हाट इज़ रियली नीडेड? क्या रिक्वायरमेंट R या फिर स्पेसिफिकेशन S किसकी वाकई में आवश्यकता है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग एजम्पशन। अब जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें एजम्पशंस भी इंक्लूडेड है। Often the requirements for a system to be include assumptions about the environment of the system. प्रायः किसी भी सिस्टम टू बी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें इंक्लूड होते हैं एजम्पशंस सिस्टम की इन्वायरमेंट के बारे में। द सिस्टम स्पेसिफिकेशन एस देन हैज़ द फॉर्म S = A = G, where A are the assumptions about the environment and G are the guarantees that the system will provide as long as A hold. सिस्टम स्पेसिफिकेशन एस का इसके बाद यह फॉर्म हो सकता है S = G, जहाँ पर A क्या है एजम्पशन है इन्वायरमेंट के बारे में और G यह गारंटी करता है कि सिस्टम विल प्रोवाइड करेगा एज लॉन्ग एज A होल्ड। इफ़ दिस एजम्पशंस A आर इम्प्लाइड बाई द नोन प्रॉपर्टीज ऑफ द डोमेन D, that is D = A, and we can check that the domain properties D and the system guarantees G imply the requirements R, that is D and G = R, then the validation condition D and S = R is satisfied. यदि assumption implied होंगे by the known properties of the domain D जो कि होता है D = A, तो हम चेक कर सकते हैं डोमेन प्रॉपर्टीज D को और सिस्टम गारंटीज G इम्प्लाई करेगा रिक्वायरमेंट्स R पे जो कि होगा D एंड G = R। इसके बाद वैलिडेशन कंडीशन होंगे D एंड S = R सेटिस्फाइड होगा। स्पेसिफिकेशंस विद एजम्पशंस एंड गारंटीज। एग्जाम्पल ए पावर यूटिलिटी प्रोवाइड्स electricity to a client. The problem is that the monthly invoice is not related to the electricity consumption because there is no information about this consumption. एक पावर यूटिलिटी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी किसी भी क्लाइंट को। प्रॉब्लम यह होता है कि मंथली इनवाइस जो मिलता है उस रिलेटेड नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता इस कंजम्पशन के बारे में। आइडिया ऑफ ए सॉल्यूशन, इंट्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिसिटी काउंटर। तो इसमें सॉल्यूशन आइडिया क्या है कि इंट्रोड्यूस करना है आपको एक इलेक्ट्रिसिटी काउंटर। स्पेसिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी काउंटर, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी काउंटर डिज़ाइन करेंगे उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे जैसे कि इनपुट्स एंड आउटपुट। इनपुट पावर फ्रॉम यूटिलिटी, वोल्टेज करंट, वोल्टेज सप्लाइड बाय यूटिलिटी। हमें देना होगा इनपुट पावर फ्रॉम यूटिलिटी, वोल्टेज करंट का डेटा, यानी कि जो वोल्टेज सप्लाइड होगा यूटिलिटी के द्वारा। आउटपुट पावर टू क्लाइंट, वोल्टेज करंट यूज्ड बाय क्लाइंट, यानी कि आउटपुट पावर क्लाइंट को क्या मिल रहा है वोल्टेज करंट, और करंट यूज्ड क्लाइंट के द्वारा कितना हो रहा है। रीसेट बटन इनपुट, उसमें एक रीसेट बटन भी होना चाहिए।
कंजम्पशन, आउटपुट वाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में आउटपुट वाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल सूट। एजम्पशंस, इनपुट वोल्टेज लेस देन 500 वोल्ट्स डिटरमाइंड बाय यूटिलिटीज, आउटपुट करंट लेस देन 20 एम्पियर्स डिटरमाइंड बाय क्लाइंट। इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 500 वोल्ट से कम है जिसे कि डिटरमाइन किया गया है यूटिलिटी के द्वारा। आउटपुट करंट है 20 एम्पियर पर सेकेंड जिसे डिटरमाइन किया गया है क्लाइंट के द्वारा। गारंटीज, आउटपुट वोल्टेज इक्वल इनपुट वोल्टेज। पहली गारंटी क्या है? आउटपुट वोल्टेज इक्वल इनपुट वोल्टेज। दूसरी गारंटी है इनपुट करंट इक्वल आउटपुट करंट। दूसरी गारंटी है इनपुट करंट इक्वल आउटपुट करंट। Consumption output shall indicate the consumption since the last reset operation, that is the integral of output voltage into output current over the time period from the occurrence of the last reset operation to the current time instant. Consumption output में कंजम्पशन आउटपुट इंडिकेट करना चाहिए कंजम्पशन को सिंस द लास्ट रीसेट ऑपरेशन, जो कि होता है इंटीग्रल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट किसी भी टाइम पीरियड के दौरान, जिसमें कि लास्ट रीसेट ऑपरेशन को भी काउंट किया जाना है। सॉफ्टवेयर एग्जांपल, स्पेसिफिकेशन ऑफ ए मेथड प्रोवाइडिंग द इंटरफेस लिस्ट सर्च क्राइटेरिया। स्पेसिफिकेशन ऑफ मेथड प्रोवाइड करता है इंटरफेस लिस्ट सर्च क्राइटेरिया को। एजम्पशन, सी इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया क्लास प्रॉपर्टीज़। एजम्पशन में हम यह ले रहे हैं कि सी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सेटिस्फाई करता है क्राइटेरिया क्लास प्रॉपर्टीज़ को। गारंटी, द रिटर्न रिजल्ट इज़ अ लिस्ट सेटिस्फाइंग द लिस्ट क्लास प्रॉपर्टीज़ एंड इंक्लूड्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द डेटाबेस दैट सेटिस्फाई सी। गारंटी यह है कि जो रिटर्न रिजल्ट होगा वो एक लिस्ट होगा जो कि सेटिस्फाई करेगा लिस्ट क्लास प्रॉपर्टीज़ को और इंक्लूड करेगा ऑल आइटम्स फ्रॉम द डेटाबेस दैट सेटिस्फाई सी। Formal verification and validation. Evaluating the satisfaction of D and S equal R is difficult with natural language. यदि हम सेटिस्फेक्शन एवेल्यूएट करने जाएं D and S equal R का, तो यह बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा नेचुरल लैंग्वेज से। डिस्क्रिप्शन आर वर्बोस, इनफॉर्मल, एम्बिगियस और इनकम्प्लीट। जब भी हम D and S equal R को एवेल्यूएट करेंगे तो वह डिफ़िकल्ट होगा विथ नेचुरल लैंग्वेज, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जनरली वर्बल होता है, इनफॉर्मल होता है या फिर इनकम्प्लीट होता है। दिस रिप्रेजेंट ए रिस्क फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम D and S equal R इस तरह के स्टेटमेंट को इवेलुएट करने चाहते हैं नेचुरल लैंग्वेज से, तो ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस क्या होगा, जनरली वर्बल होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा, जिससे एक रिस्क क्रिएट हो जाएगा डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Verification of this validation question is more effective with formal methods. इस वैलिडेशन क्वेश्चन का यदि हम वेरिफिकेशन करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा विथ फॉर्मल मेथड्स, जैसे कि बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मल सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, प्रूविंग कैन बी टूल सपोर्टेड। इस वैलिडेशन क्वेश्चन को यदि हम वेरिफिकेशन करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा विथ फॉर्मल मेथड्स। दो तरह के फॉर्मल मेथड्स हो सकते हैं। जो पहला फॉर्मल मेथड बेस्ड होगा एक मैथमेटिकली फॉर्मल सिंटैक्स और सिमेंटिक्स पे, दूसरा होगा प्रूविंग कैन बी टूल सपोर्टेड। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस दिस रिस्क बाय यूजिंग सेमी फॉर्मल मॉडलिंग। यदि हमको इस रिस्क को रिड्यूस करना है तो हम एक सेमी फॉर्मल मॉडलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ मॉडल्स के बारे में। Models. According to B. Seilik, a model is a reduced representation, simplified, abstract of one aspect of a system used to। B. Seilik के अकॉर्डिंग एक मॉडल एक रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन है जो कि या तो सिंप्लीफाइड या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो सकता है किसी भी सिस्टम के एक एस्पेक्ट का, जिसका कि कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि help understand complex problems and or solutions, communicate information about the problem or solution, direct implementation। बी सैली के अकॉर्डिंग एक मॉड्यूल एक रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है,
यह होता है किसी भी सिस्टम के एक एस्पेक्ट के लिए जिसका इस्तेमाल होता है कि अंडरस्टैंड किया जा सके, समझा जा सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को, कम्युनिकेट किया जा सके इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, या फिर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट उसे किया जा सके। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मॉडल। एक गुड मॉडल में क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंडेबल, एक्यूरेट, प्रेडिक्टिव, इनएक्सपेंसिव। एक गुड क्वालिटी मॉडल में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शो होनी चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एक गुड क्वालिटी मॉडल आपको इजीली समझ आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि एक गुड क्वालिटी मॉडल शुड बी अंडरस्टैंडेबल। एक गुड क्वालिटी मॉडल परफेक्ट होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि एक गुड क्वालिटी मॉडल शुड बी एक्यूरेट। एक गुड क्वालिटी मॉडल प्रेडिक्टिव होना चाहिए, उसमें आप प्रेडिक्शन कर सकें कि किस फेज़ पे आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए एक गुड क्वालिटी मॉडल प्रेडिक्टिव होना चाहिए। एक गुड क्वालिटी मॉडल फाइनेंस के टर्म्स में चीपर होना चाहिए, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि एक गुड क्वालिटी मॉडल इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। मॉडलिंग नोटेशंस। कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल के लिए बहुत सारे मॉडलिंग नोटेशंस हैं, जैसे कि पहला है नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश, नो स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, एम्बिगियस, वर्बोस, वैग, ऑब्सक्योर, नो ऑटोमेशन। यदि हम मॉडलिंग नोटेशन के लिए नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, तो इसमें आपको कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। यह एम्बिगियस होता है, वर्बोस होता है, ऑब्सक्योर होता है, इसमें कोई भी ऑटोमेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। एडॉक नोटेशंस, बबल्स एंड एरोज, नो स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, नो सिंटेक्स फॉर्मली डिफाइंड, मीनिंग नॉट क्लियर, एम्बिगियस, नो ऑटोमेशन। यदि हम एडॉक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बबल्स और एरोज का इस्तेमाल होता है, तो इसमें कोई भी आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिंटेक्स डिफाइन नहीं किया गया है इसके लिए, मीनिंग इसकी क्लियर नहीं है, कोई भी इससे आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। अब तीसरा जो नोटेशन है वो होता है सेमी फॉर्मल नोटेशन, जिसके लिए URN या फिर UML का इस्तेमाल होता है। सिंटेक्स, ग्राफिक्स वेल डिफाइंड, पार्शियल कॉमन अंडरस्टैंडिंग, रीजनेबली ईजी टू लर्न, पार्शियल ऑटोमेशन, मीनिंग ओनली डिफाइंड इनफॉर्मली, स्टिल एज रिस्क ऑफ एम्बिग्यूटीज। यदि आप सेमी फॉर्मल नोटेशन जैसे कि URN या फिर UML का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सिंटेक्स या ग्राफिक प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है, पार्शियल कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती हैं, ये काफ़ी इजी टू लर्न होता है, इसमें फुल ऑटोमेशन नहीं होता है, पार्शियल ऑटोमेशन होता है, सिर्फ मीनिंग को डिफाइन किया जाता है इनफॉर्मली, इसमें अभी भी रिस्क होता है एम्बिग्यूटीज़ का। फॉर्मल नोटेशन, लॉजिक, SDL, पैट्रीनेट्स, FSM, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स डिफाइंड, ग्रेट ऑटोमेशन, एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मोर डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। यदि हम मॉडलिंग के लिए फॉर्मल नोटेशन का इस्तेमाल करें, जिसमें कि लॉजिक, SDL, पैट्रीनेट्स या FSM का इस्तेमाल होता है, तो इसमें सिंटेक्स और सिमेंटिक्स डिफाइंड होते हैं, ग्रेट ऑटोमेशन होता है, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यह बहुत ही मुश्किल होता है लर्न और अंडरस्टैंड करने के लिए। मॉडलिंग नोटेशन कंटिन्यूस, इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ बेटर अंडरस्टूड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। यदि हम मॉडलिंग नोटेशन के लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे सारे स्टेक होल्डर ईजिली समझ सकते हैं। गुड फॉर यूज़र रिक्वायरमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इनफॉर्मल लैंग्वेज से आप इजीली यूज़र रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट लैंग्वेज लैक्स प्रिसीजन, इनफॉर्मल लैंग्वेज में प्रिसीजन्स का लैक होता है। पॉसिबिलिटी फॉर एम्बिग्यूटीज़, यदि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी एम्बिग्यूटीज़ हो सकते हैं। लैक ऑफ टूल सपोर्ट, इनफॉर्मल लैंग्वेज में टूल सपोर्ट इतना इजीली नहीं मिल पाता है। फॉर्मल लैंग्वेजेस आर मोर प्रिसाइज, फॉर्मल लैंग्वेज ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। फ्यूअर पॉसिबिलिटीज़ फॉर एम्बिग्यूटीज़, इनफॉर्मल लैंग्वेज के कंपैरिजन में फॉर्मल लैंग्वेजेस में एम्बिग्यूटीज़ कम होती हैं। ऑफर टू सपोर्ट, एग्जांपल ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मल लैंग्वेज ऑफर करते हैं टू सपोर्ट, जैसे कि ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इंटेंडेड फॉर डेवलपर्स, फॉर्मल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है डेवलपर्स के लिए। मॉडलिंग स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप्स, मॉडलिंग स्ट्रक्चर के लिए एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग नोटेशंस, बहुत सारे नोटेशंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ERD,
एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, द ट्रेडिशनल वर्जन। आप ERD डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल वर्जन है। UML क्लास डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। रिलेशनल टेबल को आप निम्नलिखित चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन कॉल्ड डोमेन मॉडल, द टू वर्जन एग्जिस्टिंग एंड टू बी। रिलेशनल टेबल का इस्तेमाल प्रॉब्लम डोमेन के मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं डोमेन मॉडल। इसके टू वर्जन हैं, एग्जिस्टिंग एंड टू बी। मॉडल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम टू बी। रिलेशनल टेबल का इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम टू बी के मॉडल के लिए किया जा सकता है। मॉडल ऑफ द स्टोर डेटा डेटाबेस, नॉट नेसेसरली एन इमेज ऑफ द डोमेन डेटा। एडिशनल डेटा इज इंट्रोड्यूस्ड, एग्जाम्पल यूज़र प्रेफरेंसेस। रिलेशनल टेबल्स को मॉडल ऑफ द स्टोर डेटा डेटाबेसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक ज़रूरी नहीं होता कि इमेज ऑफ द डोमेन डेटा हो, एडिशनल डेटा भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम टू बी। रिलेशनल टेबल को आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम टू बी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेचर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट आउटपुट रिलेटेड टू प्रॉब्लम डेटा। इनपुट आउटपुट रिलेटेड होता है प्रॉब्लम डेटा से। एडिशनल डेटा रिलेटेड टू सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन डेटा, एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स, यूज़र ऑप्शंस, एरर मैसेजेस। एडिशनल डेटा भी रिलेटेड होता है सॉल्यूशन से, जैसे कि सॉल्यूशन डेटा, एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स, यूज़र ऑप्शंस, एरर मैसेजेस। कलेक्टेड इन डेटा डिक्शनरी यूजिंग प्लेन टेक्स्ट, EBNF, कोड लाइक नोटेशंस, लॉजिक, स्ट्रक्चर चार्ट्स। जो भी आपका डेटा है वो कलेक्टेड हो सकता है डेटा डिक्शनरी में यूजिंग प्लेन टेक्स्ट, EBNF, कोड लाइक नोटेशंस, लॉजिक, स्ट्रक्चर चार्ट्स। ग्राफिकल आउटपुट, स्क्रीन फॉर्म्स, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग्स, प्रोटोटाइप्स, स्क्रीन और फॉर्म्स, प्रिंट आउट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेशनल प्रोटोटाइप्स। ग्राफिकल आउटपुट का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि स्क्रीन और फॉर्म्स, जिसमें आइकॉनिक ड्राइंग्स होते हैं, प्रोटोटाइप स्क्रीन और फॉर्म्स होते हैं, प्रिंट आउट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑपरेशनल प्रोटोटाइप के द्वारा। मॉडलिंग डायनेमिक बिहेवियर। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मॉडलिंग के डायनेमिक बिहेवियर के बारे में। बहुत सारे बिहेवियर मॉडलिंग टेक्निक्स हो सकते हैं। बिहेवियर मॉडलिंग जैसे कि टेक्स्ट, प्लेन, फंक्शन, स्टेटमेंट्स, यूज़ केसेस, डिसीजन टेबल्स, एक्टिविटी डायग्राम्स, यूज़ केस मैप्स, फाइनाइट स्टेट मशीन्स। बिहेवियर मॉडलिंग के लिए आप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसीजन टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिविटी डायग्राम, यूज़ केस मैप्स का, या फिर फाइनाइट स्टेट मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन में पहला होता है सिंपल स्टेट मशीन, जिसे हम कहते हैं FSM। इसमें यूज़ किया जाता है स्टेट डायग्राम्स और ट्रांजिशन टेबल नोटेशन। सिंपल स्टेट मशीन FSM, इट यूजेस स्टेट डायग्राम्स और ट्रांजिशन टेबल नोटेशन। एक्सटेंडेड स्टेट मशीन्स, एग्जाम्पल UML स्टेट मशीन्स इंक्लूडिंग SDL। Herald's state charts, concepts included in UML notation. Petri nets allows for flexible concurrency, example for data flow similar to activity diagrams. Logic, example Z, VDM for input output assertions and possibly relation to internal object state that is updated by operations. It is important to choose what best सूट द प्रॉब्लम। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या चूज़ करना होता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें बेस्ट सूट करेंगी प्रॉब्लम को। मॉडल एनालिसिस, अब देखेंगे मॉडल एनालिसिस के बारे में। बाय कंस्ट्रक्शन, वी लर्न बाय क्वेश्चनिंग एंड डिस्क्राइबिंग द सिस्टम। यदि हमको मॉडल का एनालिसिस करना है कंस्ट्रक्शन के टर्म्स में, तो इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे सिस्टम के बारे में और डिस्क्राइबिंग करेंगे उस सिस्टम को। बाय इंस्पेक्शन, execute, analyze the model in our minds. Reliable, यदि हमको इंस्पेक्शन के द्वारा मॉडल का एनालिसिस करना है तो हम इसके लिए एग्जीक्यूट करेंगे और एनालाइज करेंगे मॉडल को हमारे माइंड में, और यह भी देखेंगे कि मॉडल कितना रिलायबल है। बाय फॉर्मल एनालिसिस, यदि हमको मॉडल का एक एनालिसिस एक फॉर्मल एनालिसिस के जैसे करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह रिक्वायर्स करता है इसमें
फॉर्मल सिमेंटिक्स, मैथमेटिकल एंड टूल्स, रिलायबल इन थ्योरी बट एक्सपेंसिव फॉर सर्टन मॉडलिंग अप्रोचेस। यदि हम किसी भी मॉडल का एनालिसिस फॉर्मल एनालिसिस मेथड से करें तो इसमें आपको फॉर्मल सिमेंटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैथमेटिकल हो सकता है या टूल बेस्ड हो सकता है। रिलायबल इन थ्योरी में रिलायबल हो सकता है, लेकिन एक्सपेंसिव हो सकता है किसी भी सर्टन मॉडलिंग अप्रोचेस के लिए। बाय टेस्टिंग, एग्जीक्यूशन, सिमुलेशन, एनिमेशन, टेस्ट। यदि हम टेस्टिंग के द्वारा मॉडल का एनालिसिस करें तो उसमें एग्जीक्यूशन, सिमुलेशन और एनिमेशन और टेस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। रिक्वायर्स वेल डिफाइंड सिमेंटिक्स एंड एग्जीक्यूशन स्लैश सिमुलेशन टूल्स। यदि हम टेस्टिंग के द्वारा मॉडल का एनालिसिस करें तो इसमें रिक्वायर्स होता है वेल डिफाइंड सिमेंटिक्स और एग्जीक्यूशन स्लैश सिमुलेशन टूल्स। यदि हम टेस्टिंग के द्वारा मॉडल का एनालिसिस करें तो यह मोर रिलायबल होता है देन इंस्पेक्शन फॉर सर्टेन एस्पेक्ट्स। मॉडल एनालिसिस पॉसिबल टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द मॉडल। यदि हम मॉडल का एनालिसिस टेस्टिंग के द्वारा करें तो यह पॉसिबल होता है कि आप इंटरेक्ट करें डायरेक्टली विद द प्रोटोटाइप मॉडल। टिपिकल मॉडलिंग अप्रोचेस, बहुत सारे मॉडलिंग अप्रोचेस हैं। मैनी अप्रोचेस इन्वॉल्व मॉडलिंग टू गेट अ ग्लोबल पिक्चर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस 1970, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस 1990, प्रॉब्लम फ्रेम्स 1995, स्टेट मशीन बेस्ड एनालिसिस, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एग्जाम्पल with misuse cases or with GRL/UCM models and strategies/scenarios। बहुत सारे अप्रोचेस में इन्वॉल्व होता है मॉडलिंग, ताकि हम ग्लोबल पिक्चर ऑफ इन्वायरमेंट ले सकें। जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये टर्म आया था 1970 में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जिसमें किसी भी सिस्टम का एनालिसिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे किया जाता है। प्रॉब्लम फ्रेम्स, यह टर्म आया था 1995 में, जिसमें एक सिस्टम का एनालिसिस फ्रेम्स के टर्म्स में किया जाता है। स्टेट मशीन बेस्ड एनालिसिस, इसमें किसी भी सिस्टम का एनालिसिस उसके स्टेट मशीन्स के बेसिस पे किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, इसमें मिसयूज़ केसेस का इस्तेमाल किया जाता है GRL और UCM मॉडल के साथ, और स्ट्रेटजीज और सिनारियोज को भी देखा जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नोटेशन यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द मॉडल, प्रोसेस डिफाइनिंग ए सीक्वेंस फॉर एक्टिविटीज़ लीडिंग टू ए डिसाइड मॉडल। यहाँ पर आपको इन चीज़ों में अंतर करना ज़रूरी है कि नोटेशन का इस्तेमाल होता है किसी भी मॉडल को डिफ़ाइन करने के लिए। प्रोसेस डिफ़ाइन करता है एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ जिससे हमें एक डिज़ायर्ड मॉडल मिल सकता है। नोट, एनालिसिस कैन बी ऑन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स एज वेल। रिमेंबर टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू राइट बेटर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि एनालिसिस इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स पे भी हो सकता है। आपको टिप्स और ट्रिक्स को याद रखना है कि कैसे आप बेटर रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।